आइए बच्चों, आज हम लोग अम्ल क्षार के अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। आज हम लोग लवण पढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आइए, आज की हमारी पहली हेडिंग है उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। बच्चों, ये हेडिंग हम लोग वास्तव में पढ़ चुके हैं, ये परिभाषा पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक अम्ल होता है और दूसरा हमारा क्षार होता है। तो अम्ल जो है क्षार की प्रबलता को या क्षार की क्षारीयता को घटा देता है, कम कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। ऐसे ही क्षार अम्ल की प्रबलता को जो है न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। अम्लों तथा क्षारों की परस्पर अभिक्रिया से लवणों तथा अम्लों तथा क्षारों की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण कहलाता है। अम्लों तथा क्षारों की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। तो बच्चों, जब कोई भी अम्ल और कोई भी क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो आपका लवण बनेगा तथा जल बनेगा। इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। जैसे आपका HCl अम्ल है और NaOH क्षार है। तो हम यहाँ पे एक्वस लिख रहे हैं, मतलब इसका जलीय विलयन लिए हैं। यहाँ पर भी इसका एक्वस लिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी हमारा जलीय विलयन है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो आपका यहाँ से बनेगा Na+OH- और H+। यहाँ से आपका क्या मिलेगा? H+ और Cl-, क्योंकि ये आयनित हो जाएगा। और यहाँ से Na+ और OH- मिलेगा। तो H+ और OH- आपस में मिल करके जल बना लेंगे। और जो बचे हुए आयन हैं हमारे विलयन में Na+ और Cl-, वो दोनों आपस में जुड़ करके NaCl बना लेंगे। NaCl ये आपका लवण हो गया। और यहाँ से हमारा H+ और OH- मिल करके जल बना लेंगे। ठीक है बच्चों? तो जब किसी अभिक्रिया में हमारे अम्ल और क्षार भाग लेते हैं तो वहाँ से हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें लवण और जल बनता है। और कोई उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा मान लीजिए HNO3 है, HNO3 है प्लस CaOH का होल ट्वाइस है। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। ये HNO3 है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ से जो आपका बनेगा OH और H मिल करके H2O बना लेंगे आपके। क्योंकि यहाँ पे 2 H2O है, 2 OH है, तो यहाँ पर भी हमें 2 H+ चाहिए, तो 2 कर दिए हैं। तो 2 OH 2 H दोनों मिल करके 2 जल बनाएंगे, तो 2 H2O। और यहाँ पे कैल्शियम है Ca और NO3, CaNO3 का होल ट्वाइस हमने क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि आप जानते हो यहाँ से हमें H+ मिलेगा और NO3- मिलेगा। यहाँ से जो हमें मिलेगा कैल्शियम पर 2+ मिलेगा और हाइड्रोजन OH पर 1-। तो इस कैल्शियम के 2+ को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमारे पास 2 OH- आएंगे, 2 माइनस आएंगे। ऐसे ही जब यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा
तो उस कैल्शियम के दोनों प्लस को बैलेंस करने के लिए नाइट्रेट के 2 आयन उपस्थित होंगे। ये हमारा उदासीनीकरण है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है। इस सब क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। आइए अगली हेडिंग हमारी है उदासीनीकरण उष्मा। उदासीनीकरण उष्मा। यहीं पे लिख देते हैं हम उदासीनीकरण उष्मा। न्यूट्रलाइजेशन हीट। बच्चों, जब कोई लवण और क्षार आपस में जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ये आपके जुबान पे हमेशा होना ही चाहिए। जहाँ भी कोई बोले अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया से तुरंत दिमाग में आ जाए, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए कि लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है। और साथ ही साथ आज से आप ये भी याद रखेंगे, तो जो लवण और क्षार की अपक्रिया आपस में होती है, यानी जो उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, वह उष्मा क्षेपी होती है, अर्थात उसमें उष्मा निकलती है। अगर कहीं पे अम्ल क्षार की अपक्रिया हो रही है, यानी उदासीनीकरण अपक्रिया हो रही है, तो वहाँ पर उष्मा हमें प्राप्त होगी। उष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। ठीक है। तो बच्चों, हमने देखा था कि हमारे पास कुछ प्रबल अम्ल हैं, कुछ प्रबल क्षार हैं, कुछ दुर्बल अम्ल हैं, कुछ दुर्बल क्षार हैं। तो जब ये जो उष्मा निकल रही है, ठीक है, ये उष्मा क्यों निकल रही है? क्योंकि यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं अम्लों। बच्चों, इसकी परिभाषा हम सिंपल वाली लिख रहे हैं, क्योंकि जो कठिन वाली परिभाषा है जो किताब में दी गई है, इस परिभाषा को आपको 11 या 12 में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आप समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे ग्राम तुल्यांक लिया जाता है। ग्राम तुल्यांक है ना। ग्राम तुल्यांक एक ऐसी चीज होती है, जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 चूंकि 2H देगा, हमें 2H देगा, है ना, 2H प्लस देगा हमें, है ना। तो अगर इसका हम लोग 1 मोल लेंगे, कितना मोल लेंगे? H2SO4 का 1 मोल, तो 1 मोल से हमें 2H प्लस मिलेगा। 1 मोल से हमें क्या मिलेगा? 2H प्लस मिलेगा। तो हम इसको कहते हैं, इसका ग्राम तुल्यांक 2 है। ग्राम तुल्यांक क्या है? 2 है। ठीक है। तो ये ग्राम तुल्यांक वाली परिभाषा आप बाद में देखोगे, है ना। इस चीज़ को हम यहीं पे रख रहे हैं और इसकी सिंपल सी परिभाषा हम लिख रहे हैं कि अम्लों तथा क्षारों की अपक्रिया, अम्लों तथा क्षारों की अपक्रिया से प्राप्त उष्मा उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। अम्लों और क्षारों की परस्पर अपक्रिया से जो उष्मा उत्पन्न होती है उसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो उस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहेंगे, और जो उष्मा निकलेगी वह उष्मा उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। तो ये बच्चों, ये जो उष्मा निकलती है यह कितनी मात्रा में निकलेगी, यह अम्लों और क्षारों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितनी उष्मा निकलेगी, या अम्लों और क्षारों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की क्रिया से, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की क्रिया से एक निश्चित उष्मा 13.7 किलो कैलोरी निकलती है। अर्थात बच्चों, जब हमारा कोई प्रबल अम्ल होगा और कोई प्रबल क्षार होगा, तो जो उष्मा निकलेगी वह हमारी 13.7 किलो कैलोरी होगी। आइए देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि HCl एक हमारा प्रबल अम्ल है और NaOH हमारा एक प्रबल क्षार है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे, तो हमारा यहाँ से बनता है NaCl,
और प्लस H2O। तो NaCl और H2O लवण तथा जल तो बना है, क्योंकि अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से ही अम्ल और लवण तथा जल बनता है। और साथ में हमें 13.7 किलो कैलोरी, कितना 13.7 किलो कैलोरी उष्मा भी प्राप्त होगी। 13.7 किलो कैलोरी उष्मा भी प्राप्त होगी, उष्मा हमें मिलेगी। अर्थात ये एक ऐसी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा हमें प्राप्त होती है। अगर आप कोई दुर्बल अम्ल ले लोगे, दुर्बल क्षार ले लोगे तो उष्मा और कम निकलेगी। अगर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार लोगे तो उष्मा थोड़ी ज़्यादा निकलेगी। यानी अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है और वो आपस में क्रिया कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। और वह कितनी निकलेगी? जैसे HNO3 एक प्रबल अम्ल है, इसको आप KOH से क्रिया कराओगे तो फिर से आपकी बार KNO3 बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस लवण तथा जल और प्लस 13.7 किलो कैलोरी उष्मा निकलेगी। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि फिक्स अमाउंट में यानी निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। और वह कितनी उष्मा निकलेगी? 13.7 किलो कैलोरी। अगर हमारे दुर्बल होंगे तो दुर्बल होंगे जैसे यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम, किसी के अम्ल अथवा क्षार, है ना, किसी के मतलब अम्ल अथवा क्षार के, किसी अम्ल अथवा क्षार के दुर्बल होने से उष्मा 13.7 किलो कैलोरी से कम उत्पन्न होती है, कम उत्पन्न होती है। यानी अगर हमारा कोई दुर्बल हो गया तो हमें उष्मा कम मिलेगी। जैसे बच्चों ये आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल आप जानते हो ये सिरका में पाया जाता है CH3COOH। और ये आपका अम्ल हो गया और ये NaOH क्षार हो गया। तो NaOH आप जानते हो प्रबल क्षार है, जबकि ये दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ से जो लवण बनता है CH3CO- होगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला H+ निकलता है, ये वाला H नहीं निकलता, ये वाला H निकलता है जल बनने में, और प्लस यहाँ से Na आ जाएगा। तो ये Na, इसका नाम है सोडियम एसीटेट प्लस जल, और जो उष्मा निकलती है यहाँ पे 13.3 किलो कैलोरी निकलती है। यानी अगर दोनों में से कोई दुर्बल हो गया तो जो उष्मा निकलेगी वो हमारी 13.7 से कम निकलेगी, वो 13.7 से कम निकलेगी। यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल है, और ये हमारा क्या है? प्रबल क्षार है। ये क्या? प्रबल क्षार। ये भी लिख लीजिए, क्या हमारा? प्रबल क्षार, ये प्रबल अम्ल, ये भी आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो उष्मा जो फिक्स अमाउंट में, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगी, वो 13.7 किलो कैलोरी निकलेगी। अगर दोनों में से कोई दुर्बल हो गया तो उष्मा 13.7 से कम, आप देख रहे हो 13.3 किलो कैलोरी निकल रही है। अगर आपके दोनों दुर्बल हो जाएं तो उष्मा और भी कम निकलेगी। आप ये समझ पा रहे होंगे। तो तीसरा उदाहरण लिख लीजिएगा इसी में, मतलब इसके नीचे, अगर आपका CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है आपका, प्लस ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका दुर्बल क्षार है। और जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो अमोनियम इसके पास आएगा, तो बन जाएगा CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट प्लस जल प्लस 11.9 किलो कैलोरी। अब देख रहे हो आप कि दोनों दुर्बल हैं। जब दोनों दुर्बल हैं तो जो हमारी उष्मा निकल रही है वो और भी कम निकल रही है, जो हमारी उष्मा है वो और भी कम निकल रही है।
अर्थात दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बहुत ही कम ऊष्मा निकलती है। तो बच्चों यहीं से हमारा टॉपिक उदासीनीकरण और उदासीनीकरण ऊष्मा समाप्त होता है। हम लोग एक मेजर टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लवण। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब लवण। तो बच्चों लवण क्या है? लवण अभी हमने देखा कि अम्लों और क्षारों के आपस में अपक्रिया से प्राप्त जो पदार्थ होता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए, अम्ल तथा क्षार की क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस गामा लवण कहलाता है। तो बच्चों हम आयनिक ठोस इस परिभाषा को में क्यों बोल रहे हैं? आपका AHCl अम्ल है और NaOH क्षार है आपका। तब ये जो दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये एक्वस है। ये क्या है? एक्वस है। एक्वस मीन्स जलीय है, आप जानते हो। तो जब यहाँ से आपस में क्रिया करेंगे तो हमारा NaCl बनेगा। ये जल में ही रहेगा और प्लस H2O बन जाएगा। H2O क्या होता है? हमारा द्रव होता है। तो बच्चों हमें अब विलयन में ये चीज प्राप्त होगी, यानी NaCl होगा और पानी होगा। तो जब इसको आप गर्म कर दोगे यानी पानी उड़ जाएगा तो आपको यह ठोस रूप में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अगर इसको गर्म कर दोगे तो इसे एक किस रूप में मिल जाएगा? ठोस NaCl के रूप में प्राप्त हो जाएगा आपको। क्योंकि इसको जल में घोलने से हमें Na+ मिलता है और Cl- मिलता है। Na+ और Cl- मिलता है। यह आयनों में टूट जाता है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं आयनिक। और चूंकि इसकी जलीय अवस्था आयनिक होती है, लेकिन अगर इसको हम लोग गर्म कर दें, इसके पानी को वाष्प बन के उड़ा दें, तो हमें जो बचा हुआ पदार्थ बचता है उसे हम लोग ठोस रूप में मिलता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस कहलाता है। यानी इस लवण को अगर आप जल में डाल दोगे तो वह दो प्रकार के आयनों में टूट जाएगा, एक प्लस और दूसरा माइनस। इसलिए हम इसे आयनिक ठोस कहते हैं। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार की क्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। उस पदार्थ को हम लोग लवण कहते हैं। आइए लवण के प्रकार देखते हैं। अगली हेडिंग हमारा है लवणों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। लवणों का वर्गीकरण यानी लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों हमारे लवण मुख्यतः लवण 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। लवण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहली हेडिंग डालिएगा सामान्य लवण या साधारण लवण। सामान्य लवण या साधारण लवण। सामान्य लवण या साधारण लवण। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट यानी सामान्य लवण। ऐसे लवण या जिनको हम सामान्य कहेंगे, उनकी परिभाषा क्या होती है? बच्चों आपको इन 6 लवणों के बारे में अगर जानना है तो हम थोड़ी सी चीज आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो हमारा HCl है ये हमारा एक H+ देगा। जो H2SO4 है ये हमारा 2 H+ देता है। जो हमारा H3PO4 है, इसका नाम फास्फोरिक एसिड है, ये हमारा 3 H+ देता है। 3 H+ देता है। ऐसे ही जो हमारा KOH है या NaOH, KOH या NaOH, ऐसे हमारा एक और है क्या? HNO3। बहुत हैं, बहुत ऐसे अम्ल हैं जो केवल एक H+ देते हैं। बहुत ऐसे अम्ल हैं जो 2 H+ देते हैं, जैसे H2CO3 है। ऐसे 3 H+ देने वाले हैं। ऐसे
एक OH माइनस देने वाले, ये कितना माइनस देगा OH? एक। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको 2 OH माइनस देंगे। कितने OH माइनस देंगे? 2 OH माइनस देंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो या फेरिक, ये 3 है, ये 3 है, ये हमारे 3 OH माइनस देने वाले होते हैं। तो जो हमारे अम्ल और क्षार होते हैं, कुछ अम्ल 1 H प्लस देते हैं, कुछ अम्ल 2 H प्लस देते हैं, कुछ अम्ल 3 H प्लस देते हैं। ऐसे ही क्षार भी होते हैं जो 1 OH माइनस देते हैं, 2 OH माइनस देते हैं, 3 OH माइनस देते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से, अगर हम 1 H प्लस देने वाला और 1 OH माइनस देने वाले से क्रिया करा दें, 1 H प्लस देने वाला और 1 OH माइनस देने वाले से, तो हमारा NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl और जल बन जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि अगर हम 1 NaOH लें और 1 HCl लें तो 1 OH माइनस मिलेगा, 1 H प्लस मिलेगा, दोनों आपस में जुड़ करके जल बना लेंगे और हमें 1 NaCl बन जाएगा। ठीक है। अगर हम जो अम्ल है वह 2 देने वाला लें, यानी H2SO4 ले लें, H2SO4 ले लें, प्लस और जो क्षार है वह एक ही देने वाला लें, यानी NaOH ही लें हम। समझ रहे हैं आप? यानी अब की बार जो हमने H प्लस लिया है, अम्ल लिया है, वह 2 H प्लस देने वाला लिया है, और जो क्षार लिया लेकिन वह एक ही H प्लस वाला लिया। तो ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है। तो यहाँ पे हमने एक एक लिए हैं, एक एक, आप इमेजिन करिए कि एक एक अणु लिए हैं। तो यहाँ से हमें 1 OH माइनस मिलेगा और यहाँ से 2 H प्लस मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों जब H2SO4 1 H प्लस देता है तो 1 H प्लस देगा तो 1 H बचेगा और SO4 माइनस बचेगा, यानी 1 माइनस बन जाएगा। ठीक है, 1 माइनस बन जाएगा क्योंकि एक ही दिया। और जब ये वाला दूसरा दे देगा, यानी HSO4 माइनस अपना दूसरा H प्लस दे देगा, तब आपका SO4 डबल माइनस आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे जो NaOH है वह एक ही OH देने वाला है। तो अर्थात ये NaOH कहेगा कि भैया हमारे पास एक ही OH है, तो हम आपका 2 H में से एक ही H ले पाएंगे जल बनाने के लिए। तो कहेगा ठीक है भैया ले लीजिए, आप हमारा एक ही H ले लीजिए, जल बना लिए। अब बोले कि हम तो एक H प्लस दे दिए, तो हम बन गए होंगे क्या? एक जब H प्लस देगा तो ये HSO4 माइनस बन गया। कह रहा है कि ये जो माइनस है आप उसको हम Na से दे देंगे, यानी NaHSO4। ये जो लवण बना ये भी एक लवण है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि H2SO4 की क्षमता थी 2 H प्लस देना। H2SO4 की क्षमता क्या थी? 2 H प्लस देना, लेकिन यह अपना एक ही H प्लस दे पाया। H2SO4 अपना एक ही H प्लस दे पाया, अर्थात इसके अंदर अभी भी वह ललक है, वह इच्छा है कि हम अपना एक H प्लस किसी और को दे दें। समझ रहे हैं आप? यानी यह एक H प्लस अभी देना चाहता है। ऐसे ही अगर हम कोई अम्ल एक वाला लें, जैसे HCl ले लिए, यानी जो HCl है यह एक H प्लस देगा, लेकिन जो क्षार ले रहे हैं वह 2 वाला ले लें, यानी MgOH का ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। अब की बार जो हमारा अम्ल है वह एक ही H प्लस देगा, लेकिन जो क्षार है वह 2 OH माइनस दे रहा है। तो अब की बार अम्ल कहेगा कि भैया हम आपका एक ही OH माइनस ले पाएंगे, दूसरा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही H है। तो कहेगा ठीक है भैया ले लो। तो एक ले लेगा तो बन जाएगा H2O, एक ले लिया H2O बन गया। ठीक है, फिर जब यहाँ से निकलेगा तो एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये निकलेगा, देखिए MgOH का होल ट्वाइस, जब एक OH माइनस निकलेगा तो प्लस MgOH का एक माइनस बन जाएगा, है ना। और इसी माइनस को ये प्लस आ जाएगा, है ना, प्लस, क्योंकि माइनस निकलेगा प्लस आएगा। तो यह जो है Cl द्वारा बैलेंस कर लिया जाएगा। तो यानी Mg बन जाएगा और एक OH इनका बचा था और एक Cl लग जाएगा, तो MgOH Cl। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए OH को,
MgOHCl, इसको और लिख लीजिए। अभी हम लिखेंगे सब, अभी लिखिएगा नहीं तो मत, आप सब बताएंगे बढ़िया से, क्यों हम समझा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। यहाँ पे अम्ल जो है 2 देने वाला था, यहाँ पे क्षार 2 देने वाला है। तो अम्ल कहेगा कि ये जो लवण बना इसकी अभी इच्छा है कि हम अपना दूसरा H+ दे दें। ऐसे इस लवण के पास अभी इच्छा है कि अपना हम एक OH दे दें, अपना एक दूसरा वाला OH बचा हुआ दे दें। तो इन्हीं के आधार पे हम 3 लवण लिखे हैं। तो इन 3 लवणों का नाम देखिए क्या हो जाएगा। ऐसे लवण जिनके पास देने के लिए ना तो H+ है ना ही OH- है, उन्हें हम लोग सामान्य लवण कहेंगे। अब HCl को ध्यान से देखिए, क्या HCl के पास H+ या OH- है, हाइड्रोजन या OH है? नहीं है, तो यह सामान्य लवण कहलाएगा। यानी जिसके पास देने के लिए ना तो H+ है ना OH- वह सामान्य लवण। जिसके पास देने के लिए H+ है, यानी जिसके अंदर अभी H+ देना चाह रहा है, उसकी क्षमता है देने की, यानी जो अभी चाह रहा है कि हम H+ दे दें, है ना, यानी यह कैसा है, अम्लीय लवण है। जो H+ देता है उसे अम्ल कहते हैं ना, यानी हम इसको कहेंगे लवण तो है ही, लेकिन साथ में क्या कहेंगे, अम्लीय लवण, क्योंकि इसकी अभी इच्छा बाकी है अम्ल वाली, है ना, यह भी एक H+ देगा। ऐसे ये क्या कहलाएगा, इसकी क्षमता है अभी एक OH- देने की, इसकी इच्छा OH- देने की, तो ये कहलाएगा क्षारीय लवण। तो हमारे 3 लवण एक साथ ऐसे ही हो गए कि सामान्य लवण जिनके पास H+ और OH- देने के लिए ना हो, ऐसे लवण जिनके पास H देने के लिए हो, अम्लीय लवण, जिनके पास OH-, क्योंकि आप जानते हो जो H+ देता है उसे अम्ल कहते हैं, जो OH- देता है उसे क्षार कहते हैं। तो यहाँ भी H+ देंगे तो अम्लीय लवण, ये OH- देंगे तो क्षारीय लवण। ऐसे बारी बारी हम सबको देख लेते हैं। आइए मिटा दे रहे हैं बच्चों, तो आप समझ गए होंगे, या इसको कहीं पर अपने नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 सेकंड के लिए रुक जा रहे हैं हम, आप वीडियो रोक करके देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, मिटा रहे हैं। ये अम्ल लिख लिए होंगे आप, ठीक है, अम्ल और क्षार। चलिए, तो मुख्यतः हमारे लवण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला उनको लिख लेते हैं, ऐसे लवण जिनके पास ना तो H+ और ना ही OH- होते हैं, कामा सामान्य लवण कहलाते हैं। जिनके पास देने के लिए ना तो H+ होता है ना ही OH- होता, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl आपने देखा, KNO3 देखा आपने, और K2SO4, Na2SO4, MgCl2, AlCl3 आदि। ऐसे बहुत सारे लवण हैं जिनके पास ना तो H+ देने के लिए है ना ही OH-। तो ये सभी क्या हैं, सामान्य लवण है। आप देख लीजिए किसी के पास H+ देने के लिए नहीं है। बच्चों अगली हेडिंग डालिएगा, अम्लीय लवण। कौन से लवण, अम्लीय लवण। दूसरे प्रकार का लवण हमारा अम्लीय लवण, अंग्रेजी हो जाएगी एसिडिक साल्ट। तो ऐसे लवण जिनके पास H+ विस्थापनीय, यहाँ लिख सकते हैं विस्थापनीय माने देने वाला, है ना, विस्थापनीय
H+ होता है, कामा अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे जैसे अभी हमने देखा क्या था, NaHSO4, KHSO4, ठीक है, या KHCO3, ये सभी क्या हैं, अम्लीय लवण है। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, अतः ये हमारे अम्लीय लवण कहलाएंगे। अगला हेडिंग हमारा है, या अगले प्रकार का हमारा लवण है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट नाम से ही जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा लवण जिसमें OH अभी उपस्थित हो, OH क्या हो, उपस्थित हो। हम लोगों ने अभी इसके जस्ट पहले देखा था कि इसको हम लोग क्षारीय कहेंगे जिसमें अभी भी OH देने की क्षमता हो, OH दे सके, और जिसको अम्लीय कहेंगे वो अभी H+ और दे सकता है। तो क्षारीय लवण की परिभाषा हो जाएगी, ऐसे लवण जिनके पास विस्थापनीय का मतलब आप समझ सकते हो कि देने लायक, अभी ये दे सकता है, विस्थापनीय OH- होता है, कामा क्षारीय लवण कहलाते हैं। क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे CaOH, Cl, MgOH, Br, ये हमारे क्षारीय लवण हैं। आप देख पा रहे होंगे कि MgOH Br में अभी ये OH देने लायक है, यानी अभी क्षारीय गुण रखता है, अर्थात यह क्षारीय लवण है, लवण भी है और इसकी प्रकृति जो है क्षारीय है। ऐसे ये भी हमारा क्षारीय लवण है, इसकी प्रकृति भी साथ में क्षारीय है। अगले प्रकार का हमारा लवण है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण मिक्स्ड साल्ट। तो बच्चों मिश्रित लवण के बारे में हम देखते हैं। जैसे हमने एक बार फिर से सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे अगर हम H2SO4 ले लें, तो हमने बताया था कि H2SO4 कितना H देता है, 2, और इसके साथ हम NaOH यानी एक OH देने वाला ले लें, 2 H देने वाले के साथ हम एक OH देने वाला ले लें, तो क्या होगा, यहाँ से तो एक OH मिलेगा, ये कहेगा भैया हम आपका एक ही H लेंगे केवल, तो एक H ले लेगा, तो यानी H2O बन जाएगा। कहेगा कि भैया हमारा एक H क्या होगा, वो कहेगा कि भैया आप अपना एक H रखे रहो, तो वो रखे रहेंगे, तो क्या बनेगा, NaHSO4, क्योंकि हम बताए थे कि जब ये एक H निकालेंगे तो एक H बचेगा, SO4 एक H+ निकाले हैं तो एक माइनस ये बचेगा। इस माइनस को संतुलित करने के लिए यहाँ से Na+ आ जाएगा, जो NaHSO4 बना लेगा। ठीक है, तो इसका नाम हमने अम्लीय लवण रखा था। ऐसे ही जब हम एक H देने वाले के साथ 2 OH देने वाला मिला दें, तो क्या कहेगा कि ये HCl कहेगा आपकी बार कि भैया हम आपका केवल एक ही OH ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही H है। तो जब एक H और एक OH मिलेंगे तो जल बन जाएगा। इसके बाद ये कहेंगे हम अपना क्या करें, दूसरा वाला OH कहेंगे कि अपना रखे रहो, तो एक OH चला गया और एक OH इनका बचेगा, और इनके ऊपर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ से ये OH- निकाले हैं, तो OH- निकालेंगे तो CaOH क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस निकालें तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस प्लस को संतुलित करने के लिए यहाँ से हमारा Cl- जाएगा, जो CaOH Cl बना देगा, ये बीच में प्लस है। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये क्या है, इसके पास अभी एक OH देने की क्षमता है, यानी ये क्षारीय है, और इसके पास एक H देने की क्षमता है, ये अम्लीय है। ऐसे ही अगर मान लो हम H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है, हम मिश्रित लवण के बारे में बता रहे हैं,
H2SO4 को आप जान रहे हो कि ये कितना H देगा, 2 देगा। ये कितना H देगा, 2 H देगा। अतः अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इनसे कहा कि भैया हमारे पास एक OH देने वाला है, एक OH देने वाला है NaOH। तो ये क्या होगा, NaOH अपना एक OH देगा और ये H2SO4 अपना एक H देगा। दोनों मिला के अपना क्या कर लेंगे, H2O जल बना लेंगे और कहेगा भैया हम आपका दूसरा वाला H नहीं जानते, उसको आप अपने पास रखो। समझ रहे हैं आप। अब इस NaHSO4 के पास अभी क्षमता है एक H देने की। NaHSO4 के पास अभी एक क्षमता है कि हम एक H और दे लें। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए हम इसको KOH से, मतलब दूसरे प्रकार के क्षार से क्रिया करा दिए। किस प्रकार से, दूसरे प्रकार के क्षार से क्रिया करा दिए। तो दूसरा क्षार अपना OH देगा, तभी अपना H प्लस देंगे। तो यहाँ से Na बन जाएगा KSO4 प्लस H2। तो आप देख रहे हो कि इस H2SO4 का दोनों H, इस H2SO4 का दोनों H दो प्रकार के क्षारों ने या दो प्रकार के क्षारों ने लिया या अभिक्रिया किया। अतः यहाँ से आप देख पा रहे हो NaKSO4 है, यानी दो प्रकार के क्षार उपयोग में आए हैं इस H2SO4 के दोनों H का प्रयोग करने के लिए, यानी मिक्स करके इसका H जो है लिया गया है। तो ऐसे लवण को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित लवण। अर्थात जब एक ही अम्ल के जो विभिन्न H प्लस होंगे, एक ही अम्ल के जो विभिन्न H प्लस होंगे, वह अलग अलग प्रकार के क्षारों द्वारा विस्थापित किए जाएं या क्षारों द्वारा लिए जाएं, तो उस प्रकार से जो लवण प्राप्त होगा वह मिश्रित लवण प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर जो है इसके साथ क्रिया करके ये लवण बना रहा है। ऐसे ही क्या हो सकता है कि आपके पास दो OH देने वाले क्षार हों, आप इनका एक H ले लो HCl से और दूसरा H ले लो HNO3 से। समझ रहे हैं आप, मतलब इनका दोनों OH हम एक इससे ले रहे हैं, एक इससे ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो दो OH है, दो H ले लेंगे तो दो जल बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, प्लस, इनके पास दो प्लस आ जाएगा, तो एक प्लस बैलेंस करेगा Cl माइनस और दूसरा कौन, NO3 माइनस। समझ रहे हैं आप। यानी इस प्रकार से इसका दोनों OH दो प्रकार के अम्लों द्वारा उदासीन किया गया और यहाँ से दो प्रकार के H इसका जो दो H है दो प्रकार के क्षारों द्वारा उदासीन किया गया। अतः ये लवण और ये लवण जो प्राप्त हुआ वो कैसा होगा, मिश्रित लवण होगा। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। आइए, ऐसे लवण जिनमें एक प्रकार के अम्ल का दो या दो से अधिक क्षारों के साथ अथवा एक प्रकार के अम्ल का दो या दो से अधिक क्षारों के साथ, अथवा इसका उल्टा, एक प्रकार के क्षार का दो या दो से अधिक क्या, अम्लों द्वारा प्राप्त लवण मिश्रित लवण कहलाएगा, मिश्रित लवण कहलाता है। उदाहरण के लिए अभी हमने जैसे लिखा था उसको लिख ले रहे हैं, सेम वही जैसे हमारा क्या था, NaKSO4, इसको हम पढ़ेंगे क्या, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। और क्या हमने पढ़ा था, CaClNO3, वहाँ पे हमारा क्षार
2 OH रखा था, उसका दोनों OH 2 प्रकार के अम्ल, एक HCl और एक HNO3 द्वारा विस्थापित किया गया आदि। ये हमारे लवण कैसे हैं? मिश्रित लवण है। उतार लीजिए जल्दी से आप। आइए अगला लवण देखते हैं हम लोग। हमारे इस तरह से कुल मिला के 6 लवण हैं जो आपको पहले बताया गया। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो 5वां लवण है, 5वां, उसका नाम है द्विक लवण। क्या नाम है? द्विक लवण या डबल साल्ट। द्विक लवण या डबल साल्ट, ठीक है। द्विक लवण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा लवण जो 2 प्रकार के लवण रखता हो, ऐसा लवण जो 2 प्रकार के लवण रखता है। तो इसमें हम करेंगे क्या, या ये कैसे बनाए जाते हैं? तो बच्चों 2 प्रकार का विलयन होता है आपका, और दोनों में अलग अलग प्रकार के आपके लवण घुले होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें NaCl घुला था, और इसमें मान लीजिए आपका दूसरा लवण KCl घुला है। तो हम इन दोनों लवणों को जो विलयन के रूप में है, इन्हें एक तीसरे बर्तन में मिला देंगे। इसे मिला दिए, इसे मिला दिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, इस तीसरे बर्तन में इन दोनों लवणों का मिश्रण प्राप्त होगा। फिर इस मिश्रण को हम क्या करेंगे? इवेपोरेट कर देंगे, वाष्पीकृत कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस 2 प्रकार के लवणों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया, तीसरे बर्तन में मिला दिया, और इसके बाद इस विलयन का हमने वाष्पीकरण कर दिया। तो वाष्पीकरण कर दिया, तो हमने आपसे कहा था कि अगर किसी लवण के विलयन को आप वाष्पीकृत करोगे, यानी इसमें जो पानी है उसको उड़ाओगे, तो वहाँ से आपको एक ठोस मिलेगा जिसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारा NaCl और ऐसे KCl, NaCl और KCl। तो आप इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो लवण है, यह 2 प्रकार के लवणों का मिश्रण आपस में निश्चित अनुपात में मिला करके बनाया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब दो प्रकार के लवणों का जलीय विलयन निश्चित अनुपात में मिला करके लवण बनाया जाता है, तो उस प्रकार के लवण को हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे आपका सबसे फेमस है जो लवण है, आप घरों में फिटकरी जानते हो, वो लवण है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड। ये आपका जो घरों में उपयोग किया जाता है फिटकरी, वो है। तो आप इसमें देख रहे हो K2SO4 या एक प्रकार का लवण हो गया, Al2SO4 या दूसरे प्रकार का लवण हो गया। इनको निश्चित अनुपात में मिला करके आपका जो लवण बनाया गया, उस लवण का नाम पड़ा फिटकरी। ऐसे आप मोहर साल्ट पढ़ोगे, मोहर लवण। आइए इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं। जब 2 अलग अलग लवणों के जलीय विलयन को अलग अलग लवणों के जलीय विलयन को मिलाकर, या निश्चित अनुपात लिख लेते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाकर कोई तीसरा लवण या मिलाकर प्राप्त विलयन का वाष्पीकरण करने से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाता है। द्विक लवण कहलाता है। जैसे फिटकरी, इसका सूत्र होता है K2SO4
Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यानी जो आपकी फिटकरी होती है उसमें 24 अणु जल होते हैं। तथा मोहर लवण या इसको मोर लवण भी कहते हैं, मोहर लवण ये होता है FeSO4 डॉट फेरिक अमोनियम सल्फेट, फेरिक अमोनियम सल्फेट 6H2O। ये आपके दो लवण हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लवण कैसे बनाए गए। एक प्रकार का ये लवण था, दूसरा ये था, इन दोनों को मिला करके बनाया गया तो ये आपका फिटकरी मिला। एक ये लवण था, दूसरा ये लवण था, इनको मिला के बनाया गया तो आपको मोहर लवण मिला, एक तीसरा लवण। आइए अगला हमारा लवण है जो लास्ट है, इसका नाम है संकर लवण, लवण या इसे जटिल लवण भी कहेंगे। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, जटिल लवण, जटिल लवण। तो बच्चों हो सकता है यह लवण आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे। जटिल लवण हम लिख रहे हैं बच्चों, ये हमने दो लवण लिखा है, इसका नाम है फेरिक पोटेशियम फेरिक साइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये जो लवण होते हैं इनकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि जो ये बड़ा ब्रैकेट लिखा गया है, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही रहेंगी। यानी जैसे आपका NaCl जब टूटता है तो इस पर प्लस आ जाता है और इस पर माइनस आ जाता है। ऐसे ही जब ये पूरा लवण टूटेगा तो जो ब्रैकेट में है, बड़े वाले ब्रैकेट में, ये आपका एक आयन बनेगा। पूरा जो बड़ा ब्रैकेट है वह एक आयन बनेगा, यानी यहाँ से आपको एक के प्लस मिलेगा और दूसरा FeCN6 ये पूरे पे माइनस, यानी आपको दूसरा ये आयन मिलेगा। इसी की वजह से जो ये जटिल आयन है, बहुत जटिल आयन है, आप देख रहे हो यहाँ पे केवल Cl एक परमाणु का आयन मिला था, यहाँ पे एक बहुत जटिल आयन मिल रहा है। इसी की वजह से इन प्रकार के लवणों को हम संकर लवण कहते हैं। इनको हम आगे, आप जब इंटर में जाओगे, एक चैप्टर में पढ़ना है आपको इन्हें, उस चैप्टर का नाम होगा उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसलिए आप सिर्फ इतना जानिए कि ऐसे लवण जिन्हें जल में घोलने पर या जिनके आयन में या तो धन आयन होगा या तो ऋण आयन होगा, वह क्या होगा, जटिल होगा, बहुत जटिल होगा। जटिल माने संकर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस प्रकार के लवण को हम लोग संकर लवण कहेंगे। आइए परिभाषा लिख लेते हैं। ये लवण, अच्छा ये लवण बनते कैसे हैं? जैसे ये K3 था, ये FeCN6 था, तो इसमें जो Fe और ये Cn है वो ऐसे बने हैं, Fe ये Cn, ऐसे 6 Cn लगे हैं, ऐसे ये 6 Cn लगे हैं, ये पूरा एक आयन बनेगा इतना बड़ा। इस प्रकार के बंध को हम उपसात संयोजक बंध कहते हैं, जो आगे कार्बनिक रसायन में आपको पढ़ाया जाएगा। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं और इसे खत्म करते हैं। संकर लवण ऐसे लवण जिनके आयनन से जटिल आयन, अब वो चाहे धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, ऐसे लवण जिनके आयनन से जटिल आयन प्राप्त हो कामा संकर लवण कहलाते हैं, संकर
लवण कहलाते हैं, जैसे K3 FeCN6 और K4 FeCN6। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 6 प्रकार का लवण समाप्त होता है। आगे की जो बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको उतार लीजिए। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन, ये एक लाइन अगर आपको समझ में आ जाए तो जान लीजिए खत्म हो जाएगा। लवण का जल अपघटन मतलब हम लवण को जल में घोलेंगे, वह अपघटित हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा, वह आयनों में टूट जाएगा। लवण का जल अपघटन, इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें करना क्या है, हमने अभी आपसे कहा कि जो लवण होता है वह क्या होता है, आयनिक ठोस होता है। क्या होता है, आयनिक ठोस होता है। जो लवण हमारा क्या है, वो आयनिक ठोस है। जैसे NaCl देख लीजिए आप। NaCl क्या है, NaCl आपका खाने वाला नमक है, खाने वाला नमक है, वो ठोस ही होता है, आप देखे भी हो। तो जब आप NaCl को जल में घोलोगे, जल में घोलोगे तो वह आयनित हो जाता है, यानी Na+ बनाता है और Cl- बनाता है। Na+ और Cl- बनाता है, यानी वह विपरीत प्रकार के आयनों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे लवण का जल अपघटन पढ़ने का मतलब ये है कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के लवण हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, इन लवणों का अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो जो विलयन बनेगा उसकी प्रकृति बतानी है हमें कि वह कैसा होगा। समझ रहे हैं आप। अगर हम कोई लवण जल में घोल दिए, वह आयनों में टूट गया, है ना, केवल आयनों में ही तोड़ना है, हमें यह भी बताना है कि जो विलयन मिलेगा वह कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो आइए बस एक छोटी सी चीज आप दिमाग में रखिएगा कि जब दो मजबूत लोग टकराएंगे, दो मजबूत लोग टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यानी दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। जब दो मजबूत लोग, प्रबल लोग टकराएंगे तो उनके टकराने से दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अगर कोई दुर्बल टकराएगा, कोई दुर्बल किसी प्रबल से टकराएगा, कोई दुर्बल अगर किसी प्रबल से टकराएगा तो जीत प्रबल की होगी। जीत किसकी होगी, प्रबल की होगी। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि प्रबल दुर्बल से टकराए, प्रबल दुर्बल से टकराए, तब भी जीत किसकी होगी, प्रबल की होगी। लेकिन अगर आप किसी दुर्बल को दुर्बल से टकरा दोगे, यानी दो कमजोर लोग लड़ेंगे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। यानी अगर प्रबल लोग प्रबल से टकराएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा, समाप्त हो जाएगा। दुर्बल प्रबल से टकराएगा तो जो प्रबल होगा ऑब्वियस सी बात है, मजबूत आदमी बचेगा। ऐसे प्रबल और दुर्बल में प्रबल बचेगा। दुर्बल दुर्बल में कौन थोड़ा सा मजबूत पड़ जाएगा वही जीत जाएगा। तो दुर्बल दुर्बल में हम बता ही नहीं सकते कि कौन जीतेगा। अब इसी को हम अपनी परिभाषा में देख लेते हैं। जब प्रबल अम्ल से, जब प्रबल अम्ल से अपक्रिया करेगा तो जो लवण प्राप्त होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो जो लवण प्राप्त होगा उस लवण का जल अपघटन करेंगे तो वहां से हमें जो विलयन मिलेगा वह पूरा पूरा क्या होगा, उदासीन होगा, क्योंकि दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं। जो प्रबल लवण और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल, ये मान लीजिए हम अम्ल लिख देते हैं, ये पूरा कॉलम आपका अम्ल वाला है, ये पूरा कॉलम आपका क्षार वाला है। तो अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे और दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इस प्रकार से आपका एक लवण बनेगा और उस लवण का हम जल अपघटन करेंगे तो दोनों मजबूत हैं, तो दोनों मजबूत हैं, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। तो यानी विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। अर्थात प्रबल लवण यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कराने से विलयन जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। अब इसको आप बता पाएंगे बड़े अच्छे से कि अगर हमारा अम्ल दुर्बल हो और क्षार क्या हो, प्रबल हो, तो जो लवण बनेगा
तो आप समझ सकते हैं वो कैसा होगा। जो प्रबल होगा उसी की छाया दिखेगी उसमें, यानी हमारा क्षार प्रबल है तो हमारा जो लवण बनेगा वह कैसा होगा, क्षारी होगा। लवण कैसा होगा, क्षारी होगा। अगर हमारा लवण ही क्षारी है तो जल में घोलोगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा, क्षारी होगा। आगे अगर हमारा प्रबल अम्ल हो और क्षार दुर्बल हो तो जो लवण प्राप्त होगा वह अम्लीय होगा, लवण प्राप्त होगा वह अम्लीय होगा, और उसके जल अपघटन से विलयन भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर दो गरीबों को टकराओगे तो कुछ कहीं कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। अतः अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलेगा और अक्रिया करके कोई लवण बनाएगा और उस लवण का जल अपघटन करोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि अम्लीय विलयन मिलेगा, कि उदासीन मिलेगा, कि क्षारी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से जो जरा सा मजबूत पड़ गया उसी की छाया वहाँ पे दिख जाएगी। अतः इनके विलयन को हम बता नहीं पाएंगे। तो आप इसको कहीं रफ पे लिख लीजिए और ये आप समझ गए होंगे। तो जल अपघटन लवण का क्या है कि किसी लवण को जल में घोलने से प्राप्त विलयन अम्लीय होगा या क्षारी होगा या उदासीन होगा, यही लवण का जल अपघटन कहलाता है। उतार लिए होंगे आप। चलिए आइए देखते हैं लवण का जल अपघटन। आप समझ गए होंगे, इसके बाद टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। बच्चों हमारी मेहनत को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ये जरूर करिए अगर हम आपके पास मुफ्त व्यवस्था पहुंचा रहे हैं तो आप भी आगे जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हों या आपके साथ 10 में हों, आपके नात रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, मोहल्ले के हों, उनको भी ये बताइए कि उनके लिए ट्रांसपेरेंट मैथ पे फ्री व्यवस्था है। सारी चीज़ें आएँ, पढ़ें और अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी डाउट हो उसको पूछें। आइए देखते हैं जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। लवण को जल में घोलने से प्राप्त विलयन अम्लीय, क्षारी या उदासीन होता है। अगर आप किसी भी लवण को जल में घोलोगे तो यह निश्चित रूप से या तो विलयन अम्लीय होगा या तो क्षारी होगा या फिर उदासीन होगा। यह क्रिया लवण का जल अपघटन कहलाती है। लवण का जल अपघटन कहलाती है। ठीक है, आइए हम पहले प्रकार के लवण का जल अपघटन कराते हैं। हमने क्या पढ़ा था, प्रबल का प्रबल से, अर्थात प्रबल अम्ल तथा प्रबल, ये पतली हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। हमारा जो लवण है वह कैसे बना है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, आप बता दीजिए जल्दी से बिना कुछ सोचे कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों टकराएंगे तो एक उदासीन लवण बनाएंगे, जिसको जल में घोलेंगे तो उदासीन ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लवणों के जल अपघटन से प्राप्त विलयन उदासीन होता है। बस इतना ही लिखना है। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण हैं तो उस लवण का जल अपघटन कराओगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वह उदासीन होगा, जैसे NaCl। आइए NaCl को तोड़ के देखते हैं। तो जब NaCl को जल में घोलोगे तो आपको यह टूटता हुआ नजर आएगा Na+ में और Cl- में, क्योंकि आप जल में घोले हो और आप बहुत पहले से जान रहे हो कि जल भी
कैसे बना है, H+ से और OH- से। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम इसको घोल लिए तो ये दोनों जो प्लस माइनस हैं, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों। तो क्या बनेगा, Na+ किससे मिला, OH- से मिला। तो क्या बनेगा, Na+ OH- से मिला, क्या बना, NaOH बना। और H+ Cl- से मिला, तो हमारा क्या बना, HCl, जो कि आप देख सकते हो ये क्या है, प्रबल क्षार है और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। हमने प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार को अच्छे से पढ़ा। ये हमारा HCl है। प्रबल, हाँ सॉरी, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ से जो विलयन प्राप्त होगा वो कैसा होगा, आपका उदासीन होगा। हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। ऐसे आप KCl को घोलोगे, सेम उदासीन मिलेगा, ठीक है। आइए अगला हमारा है, हम इसी में परिवर्तन कर दे रहे हैं। आप नई लाइन, नई हेडिंग लिखिएगा बढ़िया से। नंबर 2, प्रबल अम्ल तथा, अब की बार क्षार को हम क्या कर दे रहे हैं, दुर्बल। अगली हेडिंग है आपका, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। यानी जो अब की बार लवण बनेगा वह, उसमें जो अम्ल होगा वह क्या होगा, प्रबल, और जो क्षार होगा वो कैसा होगा, दुर्बल। तो हमने इसी में सुधार किया है। तो आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 2 सेकंड, और जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। हो गया। आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा में भी हम ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे। प्रबल है जो, उसी की छाया दिखेगी। तो प्रबल कौन है, अम्ल है। तो जो लवण बनेगा वह कैसा होगा, विलयन में जाकर के अम्लीय होगा। तो ऐसे लवण या ऐसे लवणों के जल अपघटन से प्राप्त विलयन हमारा आपकी बार क्या हो जाएगा, जो प्रबल है वही होगा, यानी अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय होता है। ऐसे लवणों के जल अपघटन से प्राप्त विलयन हमारा अम्लीय होता है, जिसमें जो लवण है वह प्रबल अम्ल और क्षार हमारा दुर्बल होता है। जैसे NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। आइए अमोनियम क्लोराइड को तोड़ते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड टूटेगा तो यहाँ से आपका NH4+ बनेगा, NH4+ और Cl- बनेगा। और चूंकि इसे हम जल में घोल रहे हैं तो जल भी आपस में टूटेंगे। तो आप जानते हो कि OH- और H+ बनता है, H+ और OH-। और आपको दिख रहा होगा कि ये दो प्लस वाले इसके माइनस से मिल जाएंगे और ये प्लस माइनस आपस में मिल जाएंगे। जब ये प्लस माइनस मिलेंगे आपस में तो NH4+ से मिलेगा OH-। तो जो बनेगा वह NH4OH बनेगा, NH4OH बनेगा। और आपका H+ या Cl- से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका HCl। और आप देख सकते हो NH4OH हमारा किस कैटेगरी में आता है, दुर्बल क्षार की कैटेगरी में आता है, दुर्बल क्षार की। और HCl हमारा सदा से, जन्म से ही प्रबल अम्ल रहा है। HCl हमारा क्या है, जन्म से ही प्रबल अम्ल है। अतः जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन होने से हमें जो विलयन प्राप्त होगा वह कैसा होगा, अम्लीय होगा। डाल लिए होंगे। चलिए आइए अगले लवण का जल अपघटन देखते हैं। अगर हम तेज चल रहे हों तो वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो आप रोक करके देख लीजिए, लेकिन छोड़कर भागिएगा मत। अगला हम प्रबल क्षार ले लेते हैं, प्रबल क्षार ले लेते हैं। और अब की बार जो अम्ल है उसको हम क्या कर लेते हैं, दुर्बल। अर्थात दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन
दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, ये हमारा तीसरा लवण है। तो फिर से आप समझ सकते हैं कि जो प्रबल है छाया उसी की दिखेगी। प्रबल कौन हमारा है? क्षार। तो जो विलयन प्राप्त होगा आप समझ सकते हैं कैसा होगा, क्षारी होगा। तो ऐसे लवण या ऐसे लवणों का जल अपघटन से प्राप्त विलयन क्षारी होता है, जो लवण दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने होते हैं। परिभाषा आप लिख लीजिए, क्योंकि हमने टाइम नहीं दिया, इसी में परिवर्तन कर दिया, तो 2 सेकंड टाइम दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। बहुत सरल है, बस इतना याद रखना है, जो प्रबल है वही जीतता है। ये सदा हमारी सृष्टि का नियम है। हो गया। आइए हम जैसे में लिख ले रहे हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आइए इसको तोड़ते हैं। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। जब यह जल में टूट करके अपने आयनों को देगा तो वहाँ से हमें Na+ मिल जाएगा और CO3- मिल जाएगा। क्योंकि 2 Na है तो 2 Na मिलेगा, तो हम उस 2 को नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए। क्या लिख देते हैं, चलिए 2 Na मिल जाएगा और CO3- मिल जाएगा। क्योंकि जल में घुल रहे हैं तो जल भी घुल करके अपना आयनों में टूट करके H+ और OH- ही देगा। अब फिर से जो प्लस वाले हैं वो आप माइनस से मिल जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो प्लस से मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो Na+ है वह OH- से मिलेगा, तो क्या बनेगा आपका NaOH। और जो H+ है वह आपका CO3- से मिलेगा, तो आपका बनेगा क्या? क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, अतः हमें 2 H की जरूरत पड़ेगी, 2 H। तो हमारा ये बन जाएगा H2CO3। इसका नाम भी याद रखिए आप, इसको हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। बहुत ही दुर्बल अम्ल है, बहुत गरीब है। ये इतना गरीब है कि यह इस रूप में पाया ही नहीं जाता। लिखते तो भले इस रूप में है, लेकिन यह इस रूप में पाया ही नहीं जाता। यह तुरंत जो है CO2 गैस अपने से निकाल करके जल बना देता है। इसमें से तुरंत CO2 गैस निकल जाती है और आपका जल बचता है। यह बहुत ही दुर्बल है। और हमने देखा भी था वर्षा में, अम्लीय वर्षा में यही था। आइए कार्बोनिक अम्ल ये कैसा हो गया आपका? दुर्बल अम्ल हो गया। और जो NaOH है ये आपका प्रबल क्षार हो गया। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कराने से विलयन क्षारीय होता है। जो प्रबल वही जीता। लिख लीजिए जल्दी से। और एक छोटी सी हेडिंग और बची हुई है इसकी, जिसमें आप समझ गए होंगे। आइए देख लेते हैं उसको भी। दुर्बल अम्ल और अब की बार दुर्बल क्षार। हमारा प्रबल हो गया, प्रबल दुर्बल हो गया, दुर्बल प्रबल हो गया। अब की बार हमारा दुर्बल है, दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। तो हमने कहा था अगर दोनों लोग दुर्बल हैं तो दोनों में से जो जरा सा ताकत ज़्यादा लगा देगा वही जीत जाएगा। और इसकी जानकारी हम या कोई भी ऐसे नहीं बता पाएंगे देख करके कि ये ज़्यादा ताकतवर है या ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे लवण जिनके बनने में दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों का योगदान रहता है, उनके जल अपघटन से जो विलयन प्राप्त होता है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो प्राप्त विलयन होगा, प्राप्त विलयन में लिख देंगे हम क्षारीय या अम्लीय या उदासीन होगा। कैसा होगा? या तो क्षारीय होगा या अम्लीय होगा या उदासीन होगा। इसको हम बता नहीं पाएंगे। जैसे
जैसे Ca या NH4 का होल ट्वाइस CO3, इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। आइए इसका जल अपघटन कराएं। तो अमोनियम कार्बोनेट का जब जल अपघटन होगा तो यह दो प्रकार के आयनों में टूटेगा। एक हमारा अमोनियम आयन मिलेगा, क्योंकि दो अमोनियम है तो दो अमोनियम, और एक CO3 आयन मिलेगा, दो माइनस के साथ। और ऐसे ही हमारा जब जल टूटेगा तो हमारा OH माइनस मिलेगा और साथ में H प्लस मिलेगा। और आप समझ रहे हैं, इन दोनों को साथ जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये जुड़ करके आपका NH4OH बनेगा। और ये HCO3 अभी पिछली में आया था, यानी H चूँकि हमारा दो है तो दो ले लेंगे, CO3 माइनस माइनस, ये आपका बन जाएगा H2CO3, वही पहले वाला कार्बोनिक अम्ल। ये भी आपका क्या है, दुर्बल क्षार है, और ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। बच्चों यहीं पे हमारा लवण का जल अपघटन खत्म होता है।